बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यादायनी कैरियर इंस्टीट्यूट पर। देखिए, मैं आपका बॉटनी टीचर अक्षय कुमार कौशल और कई बच्चे मुझे AK सर के नाम से भी जानते होंगे। चलिए, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा आपके चैप्टर के नाम में ही है द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे ये बनता है कि सेल क्या है? व्हाट इज सेल? अगर आप मुझे ये बता पाएँ कि सेल क्या होती है, तो आप ये ज़रूर से समझ पाएँगे कि सेल को क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। हर कोई ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर है वो सेल से बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ऐसा है तो सेल समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे के चैप्टर डिस्कस कर पाएंगे, जैसे कि सेल डिवीजन होता है, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी होती है, जैसे कि प्लांट डाइवर्सिटी होती है। ये सब तभी डिस्कस हो पाएगा जब आप सेल समझेंगे। तो आइए बात करते हैं कि सेल क्या है। तो जब मैं आपसे सेल की बात करता हूं तो आपके मन में जो पहली डेफिनेशन आती है एनसीईआरटी की वो ये है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सही बात है, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी ने लिखी है तो बात तो सही होगी। तो क्या ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों कहा जाता है? नहीं। तो आइए अपन बात करते हैं कि ऐसा क्यों। स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि कोई भी लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी स्ट्रक्चर 101% किसकी बनी हुई होगी? सेल की ही। उसके अलावा किसी और बेसिक यूनिट की उसकी स्ट्रक्चर नहीं बनती है। तो सबसे बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो रिक्वायर है वो क्या है? सेल। दूसरा, यहाँ पर बोला गया है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके फंक्शन कौन परफॉर्म कराता होगा? उसकी सेल। तो मैं इस फंक्शन को थोड़ा सी ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसके फंक्शन, उसके मेटाबॉलिज्म होती है, तो क्या ये गलत है? नहीं। तो इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो उसका फंक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म जो होती है, उसकी सेल के अंदर परफॉर्म कराई जाती है। दूसरा, एनसीईआरटी ने लिखा है इसी जगह कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। बिल्कुल सही बात है कि सभी ऑर्गेनिज्म हैं तो वो सेल के बने हुए होंगे। पर क्या ये दोनों डेफिनेशन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई हैं या जो बताई गई हैं, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि सेल एक्चुअली में होती क्या है? नहीं। ये तो सर रटी रटाई डेफिनेशन है जो हम भी एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं और इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। पर आप तो ये एक्सप्लेन करो कि सेल क्या है। तो आओ वो बात करते हैं कि सेल क्या है। तो मैंने आपके सामने एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर सेल, सेल होने के लिए कम से भी कम ये रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। क्या है ऐसी वो रिक्वायरमेंट? तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैंने आपके साथ में एक टूर किया और उस टूर पर मैं आपको किसी फॉरेस्ट में ले गया, जंगल में ले गया, और मैंने आपसे वहां पर पूछा, मैं नहीं जानता था, आपसे पूछा, मेरा क्वेश्चन था कि बताइए कि हाथी कैसा दिखता है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि हाथी ऐसा कुछ दिखता है? जैसे कि आप मुझे बोलेंगे सर एक बड़ा सी जानवर है सर, जिसके बड़े बड़े कान हैं, और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर उसकी बड़ी सी सूंड होती है, वो अगर आप देख पाओ, पहचान पाओ, तो वही क्या होगा? हाथी। तो अगर मैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूं या ऐसे कोई पॉइंट आपके सामने रखूं तो आप भी मुझे बता पाएंगे कि यही सेल होती है। उसके लिए मैं आपको ले चल रहा हूं दो एग्जाम्पल पर। सबसे पहला, आप कभी बैंक गए होंगे तो वहां पर आपने लिखा हुआ देखा होगा बैंक अकाउंट सेल। उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ। यानी जो सेल की स्पेलिंग बैंक अकाउंट में होती है वही ऑर्गेनिज्म की सेल की भी होती है, मतलब कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी, तभी तो नाम सेम रखे गए हैं। तो आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी बैंक अकाउंट की सेल में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर एरिया मिलता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आपके पैसे जमा होंगे, यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन आपके वहाँ पर कराए जाते हैं। तो क्या उस एरिया की कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है? तो ये तो हो गई उस एरिया की एक पर्टिकुलर बाउंड्री। उस बाउंड्री के अलावा क्या वहां पर काम करने की कोई जगह होती है? तो ये हो गई मेरे पास में उसकी कोई वर्क प्लेस। और साथ ही साथ में क्या उन सारे काम को कंट्रोल करने वाला वहां का कोई एक कंट्रोलर होता है? होता है। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट की सेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि वहां पर कोई बाउंड्री होगी, कोई वर्क प्लेस होगी, कोई कंट्रोलर होगा। अगर ये तीनों चीजें मैं आपको एक ऑर्गेनिज्म की सेल में दिखा पाऊं तो इसका मतलब वो भी एक सेल बन पाएगी।
तो आइए, क्या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक मिनिमम बाउंड्री बता सकते हैं मुझे? क्या वो सेल मेम्ब्रेन है? बिल्कुल सही। सर वो सेल वॉल भी तो हो सकती थी। हाँ हो सकती थी ना, पर क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होती है? नहीं। एनिमल सेल की बात कर लो, क्या उनके पास में सेल वॉल है? नहीं है। तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट में जो सेल बनाने के लिए रखा गया उसमें बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है, ना कि सेल वॉल। दूसरा, क्या काम करने के लिए सेल के अंदर आप जानते हैं फ्लूइड होता है, उसको क्या मैं नाम दे दूं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को आपकी एनसीईआरटी ने, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी उसका पेज नंबर तो 86 और पुरानी वाली का 126, वहां पर सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी, यानी किसी भी सेल के फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए वहां का जो मेन एरेना है, एरेना का मतलब होता है जोन, जो एरेना है, जोन है, वो कौन होता है? साइटोप्लाज्म। और क्या आप जानते हैं किसी भी सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास में उसका क्या होता है? डीएनए, आरएनए? नहीं, आपको तो यहाँ बोलना है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि कुछ सेल ऐसी भी तो हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, कुछ सेल ऐसी हैं जिनका डीएनए। तो मैं केवल डीएनए नहीं बोल देता हूँ। सर आप न्यूक्लियस भी तो बोल सकते थे। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल न्यूक्लियस बोल सकता था, पर क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। किस में प्रिमिटिव टाइप का होता है तो किसी में एडवांस टाइप का। इसलिए सबसे अच्छा है यहाँ पर क्या बोल देना? जेनेटिक मटेरियल। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सेल जो होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, पहली सेल मेम्ब्रेन, दूसरी साइटोप्लाज्म और तीसरी होती है उसका जेनेटिक मटेरियल। चलिए, तो क्या अब अपन बात को आगे बढ़ाएं? और आगे आपकी एनसीईआरटी ने कहा है सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड वी आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि आपने ये बात तो बहुत अच्छी बोली थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो, और अगर मैं बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी ने कहा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो आपकी एनसीईआरटी ने जब ये कहा तो उसी के बाद में एनसीईआरटी ने ये भी कह रखा है कि सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड वी आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, ये बात बहुत सही है, पर उसमें से कुछ ऐसे भी तो हैं जो एक ही सेल के बने हैं, उनको नाम दिया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही तो है। ये एक ही सेल के बने हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है, क्या है? यूनिसेलुलर। पर क्या कुछ ऐसे भी तो हैं जो कंपोज्ड होते हैं मैनी सेल्स, यानी बहुत सारी सेल्स के, जिनको हम क्या नाम दे देते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो जानते ही होंगे, और मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूँ तो प्लांट का ही लूंगा। वैसे एनिमल्स भी होते हैं, वैसे फंजाई भी होते हैं, पर क्या है, अपन तो बात कर रहे हैं बॉटनी की, तो अपन ने एग्जांपल किसका लिया है? प्लांट का। प्लांट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन एक्सप्लेन की गई है कि कुछ तो हैं सिंगल सेल के बने, कुछ हैं मेनी सेल्स के। जो सिंगल सेल्स के हैं उनको नाम दे दिया यूनिसेलुलर, और कुछ बने मेनी सेल्स के, उनको नाम दे दिया मल्टी सेलुलर। तो बताइए, जल्दी से बताइए, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट सेल के लिए तीन चीजें हैं? पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा उसका जेनेटिक मटेरियल। और बताइए, क्या कुछ सिंगल सेल के बने हैं तो यूनिसेलुलर, और बताइए जो बहुत सारी सेल के बने हैं वो मल्टी सेलुलर। चलिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी ने इसी जगह पर कहा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। पहला तो उसने कहा है परफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, दूसरा उसने कहा है परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, आप समझिएगा बात को। मेरे पास में मान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है, ये है मेरे पास में बैक्टीरिया की सेल, ये क्या है मेरे पास में? एक बैक्टीरिया की सेल। तो इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर अभी अपन ने बात करी कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर, यानी इसके पास में केवल और केवल एक ही तो सेल है। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके सारे फंक्शन क्या ये अकेला परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल सर कर सकता है। तो क्या ऐसा है इसके पास जो ये ऐसा कर पा रहा है? तो भूल गए आप? याद करिए, अरे याद करिए, क्या इसके पास में इसकी सेल मेम्ब्रेन है? बिल्कुल है सर। आगे अपन बात करेंगे किसकी बनी होती है, कुछ बच्चे तो जानते होंगे जिनको बता रखा है मैंने, याद करिए, अरे हाँ, पेप्टिडो ग्लाइकेन की, जिसको आपने याद है नाम दिया था म्यूरिन। कोई बात नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, आगे बात करें। दूसरा, क्या इसके पास में इसका खुद का साइटोप्लाज्म है? बिल्कुल है। तो इसका साइटोप्लाज्म भी है इसके पास। और क्या इसके पास में इसका जेनेटिक मटेरियल है? बिल्कुल है। अब याद करिए कौन सा होता है?
कुछ बच्चों को याद है, हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों के सही है जवाब। क्या इसके पास में भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है? ये सब मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लिखवाऊंगा, इसलिए अभी थोड़ा सी रफली बता रहा हूँ। तो ये तो मैंने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसलिए क्योंकि उसके पास में मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसका जेनेटिक मटेरियल। दूसरा पॉइंट, वो उसके खुद के एसेंशियल फंक्शन जो है वो लाइफ के परफॉर्म कर पा रहा है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके पास में क्या है, उसका खुद का साइटोप्लाज्म। बहुत बढ़िया। चलिए, अब बात अगर आपको इतनी याद आ गई है तो फिर आपकी एनसीईआरटी ने एक बात और बोली है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास में एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंसी। तो ऐसा क्यों कह रही है एनसीईआरटी? ये देखिए, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी अगर उसके पास एनीथिंग, उसके पास इसमें से कुछ एक भी कम होगा तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं रख। उसमें से किसमें से? याद करिए ना, सेल होने के लिए 3 चीजें चाहिए: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। अगर इन तीनों में से किसी के पास एक चीज भी कम होगी तो वो कभी भी अपने आप की इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं दिखा पाएगा। तो आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जिसके पास में इसमें से कुछ कम होता है? चलिए मैं याद दिलाता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। एग्जाम्पल है इसका वायरस। देखिए, ये अगर वायरस की बॉडी आप देख पा रहे हैं तो क्या वायरस की बॉडी में उसकी आउटर कवरिंग होती है, यानी मैं बोल दूं उसकी क्या है, बाउंड्री है, सही है। और कई लोगों को याद होगा कि वायरस के पास में उसका जेनेटिक मटेरियल कई बार डीएनए भी होता है और कई बार आरएनए भी। तो क्या ऐसा है जो वायरस के पास में नहीं है? क्या आप देख पा रहे हैं कि वायरस के पास में जो है उसका खुद का साइटोप्लाज्म नहीं है? और अभी अपन ने कहा था कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यानी उसका साइटोप्लाज्म बॉडी में है ही नहीं तो वो मेन एरेना यानी फंक्शन का परफॉर्म करेगा, कर ही नहीं सकता। इसलिए वायरस को कई जगह आप देखें तो कह दिया जाता है नॉन लिविंग। पर कई बच्चे पढ़ के आ जाते हैं और कह देते हैं कि सर हमने तो पढ़ा था कि वायरस लिविंग भी होता है। तो ध्यान से सुनिए, आउटसाइड दी बॉडी यानी शरीर के अगर बाहर है वायरस तो वो कैसा होगा, नॉन लिविंग। पर अगर यही वो बॉडी के अंदर है, कहाँ पर, अंदर कहाँ चला गया है, होस्ट के अंदर, तो अगर वो होस्ट में है तो वो कैसा होगा, लिविंग। तो इतनी बार पहुंच गई आपके, ध्यान से सुनिए, बताइएगा। क्वेश्चन आ रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? यस। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ? यस। क्यों? क्योंकि उनके पास में सेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने वाली तीनों चीज है। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। इसी तरीके से एनसीईआरटी ने कहा है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी अगर इसमें से कोई एक भी कम होगा तो वो कभी भी अपनी इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकता है। इनमें से किन में से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने कौन आ गया, वायरस। उसके पास में क्या नहीं होता है, उसका साइटोप्लाज्म। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब थोड़ा सी आगे बढ़ते हैं और आगे बात को ले जाते हैं अपन, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि सेल के बारे में कौन आया, किन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की। तो सबसे पहले हिस्ट्री, फर्स्ट सेल डिस्कवर करने वाले आप सब जानते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कौन है, रॉबर्ट हुक। कहाँ डिस्कवर की थी इन्होंने, कॉर्क सेल। जो बच्चे कॉर्क सेल नहीं जानते वो थोड़ा सी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, हालांकि अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको। आपने नाम सुना होगा, प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है बार्क। ये जो बार्क होती है, इस बार्क के अंदर का कुछ पोर्शन होता है, उनको नाम दिया जाता है कॉर्क सेल। हालांकि ये एनाटॉमी के अंदर डिटेल में बताई जाएगी आपको कि कहाँ से बनी थी, क्यों आई थी। जो अच्छे से पढ़ चुके हैं जानते हैं, उन लोगों को नाम याद आ रहे होंगे कुछ कुछ, क्या हाइपोडर्मिस याद आ रहा है, क्या एंडोडर्मिस याद आ रहा है, वो सब तो आएगी बात डिटेल में। तो अभी तो इतना याद रखें, पहली जो सेल डिस्कवर्ड की थी वो की थी हमारे पास किसने, रॉबर्ट हुक ने। और किसके अंदर, कॉर्क सेल के अंदर। पर वो कैसी सेल थी, एक डेड सेल। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। पर अगर डेड सेल बोला हुआ हो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर गलती से यहाँ पर कभी क्वेश्चन बन जाए फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड, तो क्या बोलोगे, याद करो याद करो। अरे एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉग, इन्होंने सबसे पहली लिविंग सेल डिस्कवर करी थी। और अगर कभी ये पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो आंसर क्या जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। फर्स्ट सेल डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल डिस्कवर करने वाले एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक, और न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन। अरे न्यूक्लियस भूल गए क्या? एक सेल के अंदर अगर मैं बात करूं
तो एक सेल के अंदर जो उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको आपने नाम दिया था क्या, न्यूक्लियस। तो उसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है मैंने आपको, ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं किया हूँ। आज से पढ़ाई स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया से डिटेल में चलते चलेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। आज बिल्कुल बेसिक था। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।